तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 15 हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जैसा कि आप लोग क्या बोल रहे थे, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हेरिडिटी का वीडियोस जो है जल्दी लेकर आओ करके, तो इसीलिए जो है ये वीडियोस और जो केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स हैं साइंस में, ये दोनों वीडियोस पैरेलली जो है आते रहेंगे, एक उसके एक इसके। तो आप दोनों वीडियोस को जो है कंटिन्यूअसली जो है करते रहो और सोशल के भी वीडियोस आपके लिए जो है आते रहेंगे। बस आप अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वीडियोस जो है आएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपके नॉलेज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचती हैं, फिर अगले जनरेशन तक पहुंचती हैं। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से पहुंचती है, किस तरीके से ये हेरिडिटी का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, we have studied in the earlier that organism reproduce to produce offspring like themselves। हमने क्लास 9th में पढ़ा है आप लोगों ने कि जो जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं, उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोड्यूस के कारण क्या करते हैं, वो अपने जैसे ही क्या करते हैं, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि द बबुल प्रोड्यूसेस सीड्स दैट प्रोड्यूस द बबुल प्लांट। जो बबुल का जो ट्री होता है या बबुल का जो प्लांट होता है, उसका जो सीड होता है, उस सीड से क्या होगा, बबुल का ही प्लांट बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे स्पेसीज का प्लांट जो है बन जाएगा। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ गोट रिसेंबल अ गॉड while that the human a human। उसी तरीके से जो गोट जो होगा, बकरी जो होगी, वो अपने जैसे दिखने वाले ही क्या करेगी, दूसरी ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करेगी। उसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं, वो ह्यूमंस क्या करेंगे, जो ह्यूमंस जैसे दिखने वाले ही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो एक जैसे दिखने वाले जो स्पेसीज जो होते हैं, वो अपने जैसे दिखने वाले दूसरे स्पेसीज क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो है रखते हैं। Through offspring resemble their parents, they show some dissimilarities as well। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बबुल के सीड से जो है बबुल का ही ट्री बनेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन जैसे पुराने वाले बबुल में जो फीचर्स थे, वो आने वाले बबुल्स में ऐसा फीचर्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ह्यूमन से क्या होता है, ह्यूमन ही प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन में, जैसे ह्यूमन में जो मदर है और जो फादर है, उनमें जो स्पेसीज स्पेशलिटी है, वो जो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे जो होंगे उसमें भी 100% वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे कि अगर एक पेरेंट्स है जिसमें एक फादर है, फादर जो है क्या, जिनका कलर जो है क्या थोड़ा सा डार्क है, और जो मदर है उनका जो कलर है वो क्या है, फेयर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा होगा वो एकदम डार्क होगा या फेयर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो 100% जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों में आए या दूसरे जनरेशन में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज भी जो है होती हैं। Let us study the observable similarities and the dissimilarities in the humans and the plants with the help of the activities। अभी हम लोग कुछ एक्टिविटीज से यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटीज किसी दूसरे जनरेशन के स्पेसीज से होती है, और क्या क्या डिससिमिलरिटीज जो है होती हैं। तो देखो, सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज इन द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन इन एनिमल्स, एग्जांपल ह्यूमंस। ह्यूमंस को लेकर अभी हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखना क्या बोल रहा है एक्टिविटी। लास्ट ईयर यू हैड स्टडीड सेवरल सिमिलर एंड डिससिमिलर कैरेक्टर अमंग यू एंड योर फ्रेंड्स। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि आप में और आपके फ्रेंड में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं। जैसे सिमिलरिटीज में क्या है, उसके भी दो कान है, तुम्हारे भी दो कान है, उसके भी दो आंख है, उसके भी तुम्हारे भी दो आंख है, उसके भी आंख का जो कलर है वो ब्लैक है, तुम्हारे भी आंख का कलर ब्लैक है, या हो सकता है कि उसके आंख का कलर ब्राउन है, तुम्हारा जो है ब्लू है। तो कुछ सिमिलरिटीज, उसकी हाइट ज्यादा है, तुम्हारी हाइट कम है, उसका वेट ज्यादा है, तुम्हारा वेट कम है। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज जो है तुम में और तुम्हारे फ्रेंड में जो है हो सकती है, और ये चीजें क्लास 9th में आपने पढ़ी है। नाउ यू शैल स्टडी दिस विद इन योर फैमिली। अब आप जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज का ये जो गेम है, इसको आप अभी सीखोगे किसके साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स गिवन इन द टेबल अमंग फैमिली मेंबर्स मेंशन्ड दोज whom you have, and you have to put a mark where you find the character parents you and your family members।
यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और उसके बाद आपके मदर की, फादर की, मैटरनल ग्रैंडपा, पैटर्नल ग्रैंडपा, सबके मतलब दादा दादी, नाना नानी, ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको देखना है कि आपकी जो, जैसे मान लेते हैं कि आपका आंख जो है उसका कलर ब्राउन है, तो आपके घर में क्या आपकी मम्मी का आंख का कलर ब्राउन है, कि पापा का है, कि नाना का है, कि नानी का है, कि दादा का है, कि दादी का आंख ब्राउन है? ऐसा आपको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो है आपको ढूंढनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आंख का ब्राउन होने का रीजन क्या है। आपके दादा की जो आंख है वो ब्राउन है, इसीलिए उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेटे में आया, और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तुम में जो आया है। तो इस तरीके से आपको जानने का यह मौका मिलेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इस एक्टिविटी को आप लोग खुद से करना, पूछना, ठीक है? ये एक्टिविटी को आप करके देखना, एक पेज लेना और उस पेज में ये सारे चीजों को लिखना और पूछना कि किसके साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है मैच हो रही है। जैसे कलर ऑफ आई, तो सबसे पहले आप देखना आपके आंख का कलर क्या है, क्या ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है या एनी अदर। तो यहाँ पर जैसे अगर आपका आंख का कलर ब्लैक है तो आप यहाँ टेबल में लिखोगे ब्लैक। फिर आप देखोगे कि आपके घर में, मदर में, फादर में, मैटरनल में, पैटर्नल में किसकी आंखें जो है ब्लैक है, अब वहां पर टिक करोगे। तो जैसे अगर आपकी आंख का कलर ब्लैक है और मान लो आपके जो पैटर्नल ग्रैंडपा है, आपके नाना है, उस नाना की जो आंख है वो कैसी है, ब्लैक है करके, तो यहाँ पर आप टिक करोगे, मतलब आपकी आंखों का जो कलर है वो आपके नाना के आंखों के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। उसके बाद दूसरा है डिंपल चिन्ह, क्या आपके डिंपल में चिन्ह है या यस या नो। उसके बाद आप इसमें चेक करना कि आपके मदर के में है, फादर के में है, ग्रैंड का में है, किसके में है, आप इसको चेक करोगे। फिर नेक्स्ट है रोलिंग ऑफ टंग, क्या आप अपने टंग को रोल कर सकते हो, गोल घुमा सकते हो अपने जीभ को? यदि यस है तो यस लिखो। और फिर आपके घर में कौन ऐसे हैं जो कि अपने टंग को क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं? क्या आपकी मदर कर सकती है, फादर कर सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडपा कर सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड माँ कर सकती है, या पैटर्नल ग्रैंडपा, पैटर्नल ग्रैंड माँ जो भी कर सकती हैं उसको टिक करो। होते हैं ना कुछ लोग जो अपने टंग को क्या करते हैं, गोल घुमा लेते हैं, उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आप में है या नहीं है। उसके बाद फिंगर नेक्स्ट टू टू टाई, मतलब आपके जो फिंगर हैं, क्या आपके टो से, मतलब जो आपका जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, क्या बाकी फिंगर से छोटा है कि बाकी फिंगर से जो है बड़ा है? जैसे कि किसी के क्या होते हैं, जैसे फिंगर्स जो होते हैं बाकी फिंगर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे मेरे जो पैर के जो फिंगर्स हैं वो क्या है, इस मेरे टो के साइज से क्या है, काफी छोटे हैं, और मेरा टो जो है क्या है, बड़ा है। तो इसी तरीके से क्या हो सकता है, किसी का अंगूठा छोटा हो सकता है, बाकी पैर के फिंगर्स वो बड़े हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी होगा उसको लिखना, लॉन्गर होगा तो लॉन्गर, शॉर्टर होगा तो शॉर्टर। और फिर आप पता करना कि आपके घर के फैमिली मेंबर्स में या आपके नाना नानी में किसकी जो है ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद ईयर लोब के बारे में अटैच्ड है कि फ्री है, ये आप चेक करना। कैपेबल ऑफ बेंडिंग द थंब, क्या आप अपने थंब को पीछे की तरफ इस तरीके से बैक कर सकते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथ के थंब को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं। तो क्या यह प्रॉपर्टी आप में है या नहीं है? तो ये पूरे एक्टिविटी को आप करके देखना। ऑब्जर्व द फील्ड टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब जब आप अपने टेबल को पूरा फिल कर लोगे तो फिर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। What are the characters present both in you and your parents? ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप में और जो मैच होते हैं आपके मम्मी या पापा के साथ, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फिर सेकंड क्वेश्चन है, आर देयर एनी कैरेक्टर दैट यू शेयर विथ योर पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स? क्या कोई ऐसा आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके पापा और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी है? जैसे हाइट को लेकर, या वेट को लेकर, या आंखों को लेकर, ठीक है? क्या प्रॉपर्टी आप उसको करोगे। व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स बट नॉट इन योर पेरेंट्स? ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप में तो हैं लेकिन आपके पापा में, आपकी मम्मी में नहीं है? वो प्रॉपर्टी आपके दादा या दादी या नाना नानी में है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली होगी ही। उसके बाद हाउ डू यू थिंक सच कैरेक्टर में हैव पास्ड ऑन यू? अब आप सोचो कि आपके नाना नानी या आपके दादा दादी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप में कैसे ट्रांसफर हुआ है। चलो, you may have observed that some character have passed on to you from your parents and the grandparents। आपने सुना होगा कि जैसे आपके घर में बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपने दादा पे गया है, अपने दादी पे गया है, नाना पे गया है, नानी पे गया है करके। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स से जो है आप में जो है आती है। Such character that pass from one generation to next generation are called heritable character, and study of the process in which they are transferred is called heredity। अब ये आ गया आपके चैप्टर का डेफिनेशन। तो आपको अगर पूछेगा व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप यहां से लेके यहां तक चीजों को लिखोगे। क्या लिखोगे? Those characteristics
that pass from one generation to the next generation are called heritable। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक जनरेशन से क्या होते हैं दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो है बोलते हैं। और इन प्रोसेसेस का स्टडी करना कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आया, इसका स्टडी करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी जो है कहलाता है। You have observed that some character present in your family member were not present in you। कुछ ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि आपको छोड़कर आपके फैमिली मेंबर जितने भी सब में होगी, लेकिन वो चीज आप में नहीं होगी। The dissimilarities that we observed in a spite of similarities are variation about which we have studied in chapter 1। और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिमिलर हैं, लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिमिलर होने के बावजूद मतलब कुछ सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी कुछ चीजें क्या हैं, डिफरेंस हैं, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है। जैसे आप में कुछ जैसे आपकी आंखों का रंग जो है आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, लेकिन आपकी जो हाइट है वो छोटी है, आपके पेरेंट्स की जो हाइट बड़ी है, तो ये क्या है, एक डिसिमिलरिटीज है। तो इस डिसिमिलरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन जो है हम लोग बोलते हैं। देयर आर अब देखो वेरिएशन इन प्लांट्स, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में भी क्या होता है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो है काफी ज्यादा जो है उनमें होती हैं। There are several similarities and the dissimilarities in plant as well। Plant of the same species share several similarities like similar shape of flower or leaves, but variation are such that even on the same plant it is impossible to find two same leaves। अब देखो प्लांट्स में भी सिमिलरिटीज होती हैं, डिससिमिलरिटीज जो है होती हैं। जैसे कि सिमिलरिटीज में क्या होगा, जो मैंगो का जो ट्री होगा, मैंगो के ट्री के जो लीफ जो होंगे वो कैसे होंगे, दूसरे मैंगो के ट्री के लीफ के साथ मैच करेंगे, मतलब उसी के साइज का होगा, उसी के कलर का होगा। जो फ्लावर का जो कलर होगा, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर का कलर येलो होता है, जैसे रेड हो गया, रोज जो होते हैं रेड रोज, तो रेड रोज में जो रोज जो होता है उसका कलर क्या होता है, रोज का कलर जो है रेड होता है। कुछ रोज ऐसे होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। तो जो जैसे स्पेसीज को लेकर होते हैं, आने वाले जनरेशन में भी वही फीचर्स होती है, लेकिन इनमें काफी ज्यादा वेरिएशन होते हैं। कैसे वेरिएशन होते हैं कि होंगे तो एक ही फैमिली से, लेकिन आपको मैं अगर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने बोलूं कि आप एक पेड़ के पास जाओ और एक पत्ता तोड़ो और उसी के जैसा सेम टू सेम साइज का, उसी के जैसा सेम शेप का, उसी के जैसा सेम स्ट्रक्चर का दूसरा पत्ता ढूंढ के लाओ बोलूंगा, तो आप उस चीज को ढूंढ कर नहीं ला पाओगे। तो इसको बोला जाता है वेरिएशन। तो दिखेंगे बिल्कुल एक जैसे, मतलब मैंगो के इस दुनिया में हमारे इंडिया में जितने भी मैंगो के ट्रीज हैं सब एक जैसे ही दिखेंगे सब, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रीज में कोई दो ऐसा लीफ मेरे को ढूंढ के बता दो दोनों सेम होंगे बोलूंगा, तो ऐसा आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो शेप और साइज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन बहुत सारे उनमें क्या होंगे, वेरिएशन जो है होते हैं। तो इसको बोला जाता है वेरिएशन इन प्लांट्स जो है बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2, ऑब्जर्व द सीड्स इन पी एंड द बीन पॉड। अब आपको क्या करना है, पी और बीन के जो सीड्स हैं उनको आपको देखना है। आर देयर एनी सीड्स दैट आर सेम, क्या आपको जो सीड्स दिख रहे हैं वो सेम दिख रहे होंगे, आंसर है बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि पी जो होता है वो अलग ऑर्गेनिज्म है, बीन जो होता है वो अलग ऑर्गेनिज्म है। व्हाट आर द वेरिएशंस दैट यू सी इन देम, आप इसको करके देखो कि आपको क्या क्या डिसिमिलरिटीज दिखती हैं। जैसे जो पीस के जो सीड्स होते हैं उसका कलर कुछ और होता है, बीन के सीड्स का कलर कुछ और होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, उसका शेप कुछ और होता है, साइज कुछ और होती है। तो बहुत सारे वेरिएशन जो है होते हैं। People have been observing variation in plant over a long period of time। अब ऐसा नहीं है कि ये जो वेरिएशन है इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस वेरिएशन के बारे में स्टडी जो है काफी लॉन्ग टाइम से जो है क्या हो रही है, चली आ रही है। एंड डेवलपिंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज को सेलेक्ट कर करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है स्टडी किया जा रहा है। People had observed that character of an generation passed to the next generation or the forthcoming generation। लोगों को अभी तक ये पता लग चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एक जनरेशन से निकल कर क्या होती है, दूसरे जनरेशन में जो है जाती है करके। But the question was how do different characters develop and the how are they passed on from one generation to next generation। अब ये तो पता चल गया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, लेकिन ये होता कैसे है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो पाती हैं, कुछ जो है पास नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और किसके थ्रू जो है ऐसा होता है, ये चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं।
हेरिडिटी को डेवलप करने में किस साइंटिस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि इवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन में तो हमने ये पढ़ा था कि इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स आया कैसे, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या होती हैं, ये हमने वहां नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हेरिडिटी एंड द मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। Intensive studies started in the 19th century to find out how character are passed on from one generation to the next। मतलब 19th सेंचुरी के आसपास जो है क्या हो गया था, हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना जो है बहुत ज्यादा जो है स्टार्ट हो गया था। मतलब लोग, अब लोग नहीं, साइंटिस्ट लोग ये ढूंढ रहे थे कि एक जनरेशन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दूसरे जनरेशन में किस तरीके से जो है पास होती है। We studied in chapter 1 that Darwin had observed different characteristics in the organism across generation and the proposed the theory of origin of species by the evolution। हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो वहां पर डार्विन ने क्या किया था, पूरी दुनिया में जो है कई सालों तक घुमा था और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का स्टडी किया था और उन्होंने फिर एक रिजल्ट जो है हमको प्रोवाइड किया था। उसी तरीके से थ्रू ही ऑब्जर्व कैरेक्टर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस क्लियरली। उन्होंने ये चीज तो हमको बता दिया था कि एक जैसे दिखने वाली चीजों से एक जैसे मतलब एक टाइप की चीज से क्या होगा, जब दूसरी चीज मतलब प्रोड्यूस होगी तो उसी के जैसे ही होगी। जैसे ह्यूमन से ह्यूमन ही बनेंगे, ट्री से ट्री ही बनेंगे, एनिमल से एनिमल ही बनेंगे, टाइगर से टाइगर ही बनेंगे। ये चीजें जो है उन्होंने बता दी थी, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। Darwin and many of his contemporary scientists were working towards understanding the mechanism among which the observations and the contribution of the Geiger, Johann and Mendel। अब डार्विन भी इस पर स्टडी कर रहा था कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो इधर डार्विन काम कर रहा था और उसके कंटेम्पररी मतलब उसके समकालीन, उसके टाइम पे जो है और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इस तरीके से काम कर रहे थे। तो आंसर है बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जो कि डार्विन के टाइम पर क्या करते थे, इसी चीज का स्टडी करते थे। और उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। तो मेंडल जो है डार्विन के टाइम के ही साइंटिस्ट थे और वो भी क्या करते थे, बहुत सारे स्टडी जो है करते थे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज के डेट में क्या है, काफी ज्यादा रिमार्केबल है। मतलब काफी ज्यादा इंप्रेसिव जो है इन्होंने जो है कंक्लूजन जो है दिया था। देखो, a monk in a monk in a monastery in Austria, Mendel was inquisitive from the childhood and interested in the gardening। ये जो मेंडल थे वो क्या थे, ऑस्ट्रिया के चर्च में जो एक मॉन्क थे, एक मॉन्क मतलब जिसको हिंदी बोलते हैं पादरी या फिर पॉप, मतलब जो क्रिश्चियनिटी का जो, जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं उसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी में जो हेड होते हैं, जो वो करते हैं उनकी जो भी वर्शिप होती है उसको बोलते हैं मॉन्क। तो ये क्या थे, ऑस्ट्रिया में एक मॉन्क थे और ये बचपन से ही इनको क्या था, गार्डनिंग करने का जो है शौक था। He would plant different plants in the garden of his monastery and try to different experiment on them। ये अपने जहां पर रहते थे वहां पर गार्डन था और गार्डन में क्या करते थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को जो है लगाते थे और उनकी स्टडी जो है करते थे, उन पर एक्सपेरिमेंट जो है करते थे। He conducted a series of around 10,000 well documented experiment for the period of nearly 12 years starting from the year 1856। और उन्होंने अपना स्टडी करना कब चालू किया था, 1856 में। और 12 ही सालों में देखते देखते उन्होंने 10,000 क्या कर लिए, एक्सपेरिमेंट जो है कर लिए। This lead to path breaking observation and a research paper which thoughts not acknowledged in his time from the basis of heredity now। और इन्होंने बहुत सारे उसके बेसिस पर जो है पेपर भी जो है पब्लिश जो है किए थे। Even after that he carried on with his experiment to understand the process of heredity। और वो अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कोशिश करते रहते थे, हेरिडिटी को ही समझने की कोशिश करते रहते थे। बेटर एंड चेक इफ हिज प्रीवियस ऑब्जर्वेशन वेयर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और ये सोचते थे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सब जगह ऐसी सेम होनी चाहिए करके ऐसे बहुत सारे जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहते थे। He documented all his observation and the continuously communicated the same with his contemporary। अब ये क्या करते थे, जैसे जैसे स्टडी करते रहते थे उसी तरीके से रिजल्ट का वेट करते थे, जो जो रिजल्ट मिलता था उसको पेपर में पब्लिश कर देते थे। और साथ ही साथ अपने अपने जो कंटेम्पररी जो साइंटिस्ट है उनको उनसे भी क्या करते थे ये, मतलब अपने रिजल्ट को लेकर डिस्कस करते थे कि जैसा जो जब एक जैसे टाइम के रहोगे, बड़े बड़े लोग रहोगे तो क्या होता है, डिस्कशन होता है कि नहीं, कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला, तुम ये एक्सपेरिमेंट किए तो तुमको क्या मिला। तो इस तरीके से वो अपने कंटेम्पररी साइंटिस्ट से बात भी जो है करते रहते थे।
He would also read and analyze the document written by the other scientists of his time like Darwin who were performing similar experiment and the writing about them. अब वो क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे, साथ ही साथ उनके टाइम में और जो अदर साइंटिस्ट थे जो कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, जैसे डार्विन, डार्विन जो है उसी के टाइम के साइंटिस्ट थे और वो भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जो उसके टाइम पे और अदर साइंटिस्ट सेम टाइप के वर्क करते थे, उनके रिजल्ट को पढ़ते थे, उनके पेपर्स को पढ़ते थे और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते थे कि उन्होंने कैसा रिजल्ट ढूंढा, इन्होंने कैसा रिजल्ट ढूंढा, ये सब के बारे में वो पढ़ते रहते थे। We come to know a lot about the process of heredity, that is transfer of characteristic from one generation to next generation with the help of Mendel's experiment। और सबसे अच्छा जो कंक्लूजन या सबसे अच्छा जो रिजल्ट के बारे में बताया वो किसने बताया था, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट ने ही हमको बताया था। मेंडल यूज्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू हाइपोथेसाइज एंड कंफर्म हिज रिजल्ट। इन्होंने क्या किया, अपने रिजल्ट्स को जो है निकालने के लिए इन्होंने मैथमेटिकल जो है हाइपोथेसिस का भी यूज किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी इन्होंने जो है यूज जो है किया था। तो अब ये जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके सीरीज जो है आपके पास आते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस चैप्टर को आपको समझना होगा, आप कमेंट करके बताते जाओ। उस चैप्टर के वीडियोस जो है आपके पास आते रहेंगे, बस आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से जारी रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।